हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलका है और मैं आपके ही चैनल लिपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें हम ज्योग्राफी के क्लास 6 कवर कर चुके हैं। क्लास 6 न्यू एडिशन के बुक्स जो आई हैं अभी इस साल, उसके हम चैप्टर कवर कर चुके हैं और अब हम हिस्ट्री देख रहे हैं। क्लास 6 के ही हम अब हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका पहला हम चैप्टर कवर कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं दूसरा चैप्टर। तो हमने दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट कर दिया है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो तुषार है वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जब उसने बाहर देखा तो देखा कि बहुत तेज़ी से पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो इसको बहुत गौर करके देख ही रहा था कि तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, तुषार, तुम्हें पता है कि ये जो रेल है ये अभी 150 वर्ष पहले ही स्टार्ट हुई है और ये जो आपकी बस है वह कुछ ही दशकों पहले स्टार्ट हुई है। तो तुषार सोचने लगा कि अगर पहले यात्रा करने के लिए सवारियां नहीं थी तो लोग यात्रा कैसे करते थे, और करते थे भी या नहीं करते थे, और करते थे तो क्यों करते थे। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम भी देखते हैं। पहले आपको मैं बताऊं कि जो रेल स्टार्ट हुई थी वो 1853 में स्टार्ट हुई थी, मुंबई से ठाणे, सिर्फ 35 किलोमीटर दूर अंग्रेज़ों ने माल ढोने के लिए स्टार्ट की थी। ठीक है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं कि पहली रेल कहाँ से, कैसे और कितने किलोमीटर, किस मकसद से स्टार्ट करी थी, तो उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। पहले देखते हैं कि आरंभिक मानव को कहते क्या थे। तो आरंभिक मानव को कहते थे आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक उन्हें इसलिए बोलते थे क्योंकि जो भोजन करने का जो इंतजाम था ना, उनका जो विधि थी, उसी के आधार पर जो पुरातत्वविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनका आरंभिक मानव जो थे उनके समुदाय को आखेटक खाद्य संग्राहक नाम दे दिया। आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब होता है शिकार करने वाले लोग और जो भोजन को इकट्ठे करते हैं वो लोग। ठीक है, और तो इनके शिकार में वही जंगली जानवर थे, भेड़, बकरी और क्या कहते हैं जंगली सूअर, इनका वो शिकार करते थे। और खाते क्या थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ऐसा कई कारणों से करते थे वो। पहला कारण ये था कि जहाँ वो रहते थे वहाँ पर पेड़ पौधे और आपके जानवर खाकर समाप्त कर देते थे, तो अपने भोजन की तलाश में वो दूसरी जगह जाया करते थे, दूसरी जगह खाना ढूंढने के लिए। फिर अब दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो आपके जिनके वो शिकार करते थे, जैसे कि हिरण है, मवेशी हैं और आपके और भी जंगली जानवर हैं, तो वो मतलब एक जगह से उनका भी खाना खत्म हो तो वो दूसरी जगह जाया करते थे जानवर। उन्हीं का पीछा करते हुए आरंभिक मानव भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे, इसीलिए इस वजह से भी वो यात्रा करते होंगे। और तीसरा कारण ये भी है कि मौसम के आते ही जो पेड़ पौधे फल थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे, तो इसीलिए लोग जो थे वो उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में जाया करते थे। ठीक है, और चौथा कारण आप ये भी मान सकते हैं कि पहले के लोग पानी जहाँ पर इकट्ठा रहता था उसी जगह पर रहते थे, जैसे कि किसी तालाब के पास में और झील के पास में, किसी नदी के पास में। तो अत्यधिक गर्मी जब पड़ती थी या फिर किसी वजह से वहाँ का पानी सूख जाता था तो वह पानी की तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। ये तो हुए कारण 4 यात्रा करने के लिए। और अब हम देखते हैं जो आरंभिक मानव था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो जो पुरातत्वविद, जो मैंने आपको बताया था कि जो खोजकर्ता होते हैं, जगह जगह से जो चीज़ें खोजते हैं प्राचीन, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम अच्छी तरह से इसको देख चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उस चैप्टर से ये वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक वही आरंभिक लोग, इन्हें समुदाय भी बोल सकते हैं हम। और क्या कहते हैं, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। और उस टाइम पे आपके क्या कहते हैं, लोहे या धातु का तो वो नहीं हुआ था, खोज नहीं हुई थी, तो वो पत्थरों से ही सारे काम करते थे। मतलब पत्थर और लकड़ी का ही उनका सब जीवन इसी पे, मतलब पाषाण काल के जितने भी लोग थे पत्थरों पर ही डिपेंड रहते थे। पत्थरों से वो हथियार बनाते थे और पत्थरों से ही वो पत्थरों को नुकीला नुकीला कर कर ज़मीनें खोद खोद के पौधे लगाते थे और उन्हीं से जंगली जानवरों की जो खाल थी उसे सिलकर पहनते थे सर्दी से बचने के लिए। और जो आपके पत्थर थे उन्हीं से वो बाण बनाते थे जंगली जानवरों को मारने के लिए। और उसी से वो क्या कहते हैं, आग जलाया करते थे। अब आग तो उन्होंने कैसे जलाना सीखा होगा, जैसे कि पत्थर से, जैसे कि एक पत्थर को उन्हें नुकीला बनाना तो दूसरे पत्थर से ही तो उसे तोड़ते होंगे, तो जब वो पत्थर से पत्थर टकराता था तो चिंगारी छूटती थी, जिससे उन्हें आग का पता लगा। जब आग का पता लग गया तो उन्होंने उसका प्रयोग भी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे रात्रि में प्रकाश करने के लिए, जंगली जानवरों को मारने के लिए, और आपके और भी कई कारण होंगे, जैसे खाना पकाने के लिए। सही तरीके से वो नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना स्टार्ट करा उन्होंने। आग को सीख तो उन्होंने पूरा पाषाण काल में ही लिया था, जब उन्होंने पत्थर की उसको मतलब पत्थर को तराशना स्टार्ट करा, तभी उन्हें आग जलाना सीख गए होंगे। तो ऐसे ही देखते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, देखिए ये पत्थर हैं, तो इसी की बता रहे हैं। एक जो पत्थर है उससे वो जड़ को खोद रहा है, और जो दूसरा पत्थर है उससे वो क्या कहते हैं, जानवरों की खाल को सिलने पहनने के लिए। ठीक है, अब रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे वह मतलब कहाँ रहते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक कहाँ रहते थे, कई स्थानों पर रहते थे। अब देखिए ये मानचित्र में बताएंगे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही स्थान दिए गए हैं। कई प्रस्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं, क्योंकि वहीं पर क्या कहते हैं, पहले के मानव वहाँ रहते थे, नदी के पास में ही, क्योंकि वहीं उन्हें कृषि के उपयोग लायक मिट्टी होती थी नदी के किनारे पर ही, तो वहाँ कृषि भी करते थे और वहीं रहते थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए देखते हैं लाल त्रिकोण की जगह कौन कौन सी। एक तो आपकी भीमबेटका, ये रही भीमबेटका, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के पास में। यहीं विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पर सतपुड़ा है आपका, कल हमने आपको समझाया था। और दूसरी जगह कौन सी है, देखो कुरनूल की गुफा, यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं रहने के। और हुंशगी इस जगह पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको ध्यान से देख लिएगा। और ये नवपाषाणिक पुरा स्थल जो आपके ब्लू कलर से हैं, पेयमपल्ली ये साउथ में नीचे, हल्लूर, और आपका ऊपर बुरझूम यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये मेहरगढ़ इधर ईरान अफ़गानिस्तान के पास में, और ये चिरांद इधर बिहार, कोली हवा ये इधर आपका आ जाता है इधर यूपी के पास में, और ये इधर नागालैंड, और ये मिजोरम जो है दार्जिलिंग होर्डिंग। मतलब ये है कि जो नवपाषाण के प्रमाण मिलते हैं वो पूरे उपमहाद्वीप में ही मिलते हैं, उपमहाद्वीप अपना भारत। ठीक है, महापाषाणिक पुरा स्थल कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो नीचे आदिचनल्लूर और ये ब्रह्मागिरी, ये महापाषाणिक, ये अभी आगे समझेंगे इनका मतलब क्या है। ठीक है, और तो नहीं, यही 2 जगह मिलते हैं। और आधुनिक नगर कौन से हैं, आधुनिक नगर भी हैं, मुंबई है, कोलकाता है, 2 है। और ये आरंभिक गांव है ईनाम गांव, नाम ही से लग रहा है ईनाम गाँव। चलो इसमें कम ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी 6 क्लास का वो है बुक है, तो वो छोटे बच्चों के हिसाब से। उसी तरह से जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसे फुल डिटेल में कवर करेंगे, इसको समझेंगे, वहाँ पर अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे आपका 9th की बुक हुई, और आपकी 8th की हुई, और 12th में तो और ज़्यादा सही से समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या करें। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगहों को ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। हाँ, क्योंकि वहाँ वो लोग पत्थरों से ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो पत्थर की तलाश में इधर उधर घूमते होंगे। अब ये कह रहे हैं कि भीमबेटका जो है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। और इस पुरा स्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिली हैं।
लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप, हवा से इन्हें राहत मिलती थी। चलिए देखते हैं शैल चित्रकला। शैल चित्रकला मतलब पत्थर पर उकेरी गई ये शैल चित्रकला है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे हिरण है और एक मनुष्य है जो उसका शिकार कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कौन सी है? कुरनूल गुफा और हम्फी गुफा और ऊपर भीमबेटका, ये 3 गुफाओं के बारे में बताया। देखिए ये यहाँ पर ये भीमबेटका का चित्र दिया गया है। अब बता रहे हैं कि पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल वो जगह है जहाँ पर औजार, बर्तन, जहाँ पर मतलब पुरानी चीज़ें मिलती हैं पुरातत्वविदों को। औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं उनको बोलते हैं पुरास्थल। और जो पुरातत्वविद है ना, उन्होंने कहाँ कहाँ से चीज़ें खोज के निकाली हैं। देखिए ज़मीन के ऊपर से, ज़मीन के अंदर से, समुद्र के नीचे से, नदी के तल से, मतलब ये जो जहाँ से जगह मिली है ना, उसी को पुरास्थल जगह कहते हैं। आगे अध्यायों में और अच्छी तरह से पता लगेगा। अब देखते हैं आरंभिक खोज। आरंभिक खोज के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो कुरनूल की गुफा है, कुरनूल की गुफा हमने देखी थी दक्षिण में, नीचे ऊपर जो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका थी और जो कुरनूल की गुफा नीचे दक्षिण में थी। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मैंने बताया प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए आग का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं नाम और तिथियों का क्या मतलब है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें पुरातत्वविद हैं उन्होंने बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल को वह कहते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण का मतलब होता है कि पुरा का मतलब होगा प्राचीन और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। तो प्राचीन पत्थर युग, तो इसे बोलेंगे पुरा पाषाणिक काल। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। ये जो नाम है यह उनके महत्व को बताता है कि मतलब कितने पुराने हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब 20,000 से 12,000 साल पहले के बीच का जो काल है उसी को बोलते हैं पुरा पाषाण काल। ये क्वेश्चन आता है कि मतलब नंबर दे दिए जाएंगे आपको कि इतने के बीच में, इतने के बीच में बताइए ये पुरा पाषाण काल, इसका युग कितना है, कितने साल तक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में। और इस काल को भी वो 3 भागों में बांटते हैं, एक आरंभिक, एक मध्य और एक उत्तर में लास्ट। पुरा पाषाण काल युग, ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मतलब जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, आग जलाना, झोंपड़ी बनाना, स्थायी रूप से रहना, ये सब जो है वो 99% कहानियाँ इसी काल में घटित हो चुकी हैं। बाकी तो धीरे धीरे ये जो हम सीख रहे हैं, जो आज की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उसी प्रक्रिया की एक व्यवस्था है अच्छी तरह से। अब हम मतलब मैनेज होकर रहने लगे, तब लोगों ने सीखा और फिर हमारे पूर्वजों ने उनसे सीखा और हमने अपने पूर्वजों से सीखा, ठीक है। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। उसे हम ये भी बोल सकते हैं मेसोलिथ भी बोल सकते हैं, मध्य पाषाण काल भी बोल सकते हैं। और हाँ, 1200 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इस काल को माना गया है, ठीक है। और ये जो काल है मध्य पाषाण काल को, पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इस काल को हम माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहते हैं। अब आप समझ रहे हो, मतलब मध्य पाषाण काल बीच का युग है, लेकिन हम उसको 4 नामों से जानते हैं। पहला नाम है मेसोलिथ, दूसरा नाम है आपको माइक्रोलिथ, और इसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल। मतलब 4 नाम हो गए अलग अलग तरीके से। तो अब ये कह रहे हैं कि प्राय इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियाँ के मुट्ठे लगे हाशिए तथा आरी जैसे औजार भी मिले हैं। मतलब उस टाइम पे लोग आरी बनाना तक सीख गए थे। और पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए। मतलब नए तो बनाए इन्होंने, लेकिन जो पुराने थे उनका भी वो प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं अगले युग की शुरुआत कैसे हुई। 10,000 साल पहले से होती हुई इसे नवपाषाण युग काल कहा जाता है। जो 10,000 साल से पहले का जो युग था उसे नवपाषाण काल कहते हैं। हमने कुछ स्थानों को नाम दिए हैं, उसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि इसके बारे में हम और डिटेल से अगले अध्याय में पढ़ेंगे, इसमें नहीं। चलिए देखते हैं बदलती जलवायु के बारे में ये क्या कह रहे हैं।
लगभग 1200 साल पहले, मतलब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो घास वाले मैदान थे ना, वहाँ पे घास बहुत तेज़ी से उपजने लगी, जिससे जो जानवर शाकाहारी थे, मतलब जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, वो ऐसी जगह पर आकर रहने लगे जहाँ पर घास ज़्यादा थी। तो जो शिकारी थे, मतलब शिकार करने वाले जो लोग थे, जैसे कि यही आखिर खाद्य संग्राहक, उन्हें फॉलो तो वो शुरू से ही करते थे उन्हें। तो जब उन्होंने कई सालों तक उन्हें फॉलो किया तो उनकी जीवनचर्या को भी उन्होंने पहचान लिया कि मतलब कब ये क्या खाने पीने की आदतें क्या हैं इनकी, और प्रजनन के समय का मतलब प्रजनन का इनका समय कौन सा है, उसकी सारी जानकारी इन्होंने हासिल कर ली। इससे क्या हुआ कि जो आरंभिक मानव था, उन्होंने इन जानवरों को पालकर नहीं, इन जो आरंभिक मानव था, उन्होंने इन जानवरों को पकड़कर उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच में इनका जो मछली भोजन था, वह महत्वपूर्ण स्रोत जो मछली बन गया इनका स्रोत जो था भोजन का। उससे पहले वो जानवरों को खाते थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया तो मछली पर ही डिपेंड रहने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, ये भी देखते हैं। चलो, इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान प्राकृतिक रूप से उपजने लगे। तो जो महिलाएं थीं जो आपके बच्चे थे, जो पुरुष थे, वो इन जो बीजों को इकट्ठा करने लगे, बटोरने लगे, और ये सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसे करते करते लोग अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए और धीरे धीरे वह कृषक बन गए। इसी तरह के लोगों ने घरों के आसपास चारा रखकर जो जानवर थे उन्हें आकर्षित किया और अपने घर पर उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। आपको बता दूं कि इनका जो आरंभिक मानव हैं, उनका सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता रहा है। उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, सूअर उन्होंने पालना स्टार्ट करा था। सबसे पहले कुत्ता ही पाला था, क्योंकि कुत्ता क्यों पाला था, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और उनको कुछ खाने को दे दो तो वो आपके संग ही ज़्यादातर पीछे पीछे लगे रहते हैं। और क्या कहते हैं, ज़्यादातर ये उन जानवरों को पालते थे जो अहिंसक कम थे, मतलब आक्रमण नहीं करते थे, और मतलब जो जानवर थे वो झुंड में रहते थे और उन पर और भी जंगली जानवर अटैक करते थे, तो उनकी सुरक्षा करते थे। ये जो आरंभिक मानव हैं, उन जानवरों की सुरक्षा करते थे और उन्हें धीरे धीरे करके अपने घर पर ही पालने लगे, जिससे उन्हें दूध और भी चीज़ें मिलने लगी। वैसे दूध ही मिलते हैं और क्या। अब देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया के बारे में। घरेलूकरण की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं तो घरेलूकरण की प्रक्रिया वही है कि मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा है, अभी जानवरों को पालने लगे और क्या कहते हैं, और औजार बनाने लगे उनकी हड्डियों से, और कृषि करने लगे। और यहाँ पर ये देखो, ये जो 2 तरह के दांत हैं, ये एक तो जंगली सूअर के हैं और एक पालतू सूअर के हैं। तो इन दोनों में से कह रहे हैं कि पता लगाइए कि कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। ये देखिए, मैं ये सब चीज़ बता चुकी हूँ ऊपर कि जो पाले गए जानवर थे, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर, पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मतलब जो जंगली जानवर थे उनके दांत बहुत बड़े और सींग भी बहुत बड़े थे, लेकिन जो पालतू जानवर हो गए उनके दांत बहुत छोटे और सींग भी बहुत छोटे हो गए। ठीक है, इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से ही करते हैं। ठीक है, और जो सबसे प्राचीन फसल है वो कौन सी है? गेहूँ है और जौ है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं पालन में। ठीक है अब देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तो देखोगे कि बहुत मतलब क्या कहते हैं, या तो महीने, दिन और कई कई साल लगते हैं किसी किसी में। तो वैसे ही जब कृषि करना सीखा तो उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं, उन्हें कटाई भी करनी है, उनका खरपतवार भी हटानी है, उनकी सिंचाई भी करनी है और बीज भी बोने हैं। तो इन सब को करने के लिए वो एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे और उन्हें भंडारण के लिए उस बीज को इकट्ठा करने लगे।
किस कैसी जगह पर करते थे, मतलब भंडारण करते तो किस जगह पे करते, अगर वैसे रखेंगे तब तो वो खराब हो जाएंगे बीज, इसीलिए वह मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाकर और टोकरियाँ बुन बुन कर उनमें रखते थे वो बीज जो है। आपने देखे होंगे मिट्टी के बर्तन पहले ज़माने में बहुत होते थे, और गड्ढा खोद कर भी वह इन बीजों को रखते थे। जानवर चलते फिरते फिरते खाद्य भंडार, खाद्य भंडार मतलब दूध देते थे जिनसे दूध प्राप्त होता था, और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन का भंडारण का एक तरीका था। ठीक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। कहाँ से पता करें, तो ये बता रहे हैं कि जो नीले वर्ग दिख रहे हैं, हमने ऊपर देखे थे नीले वर्ग के जो बिंदु थे, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालनों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। मैंने आपको बताया नीचे जो है आपके क्या कहते हैं, पोयमपल्ली, हल्लूर, और उधर बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, और इधर ईरान में आपके महागढ़ नहीं, मेहरगढ़, और इधर चिरांद, ये सारी जगह रहने के आधुनिक जो रहने की जगह थी। और आधुनिक कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए, सब जगह पाए गए हैं। मैंने आपको कश्मीर में बुर्ज होम बताया था, और दक्षिण में आपको पोयमपल्ली बताया था, हल्लूर बताया था, ये जगह थी। और वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों के पशुपालन की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करा, और उसी से उन्हें पता लगा कि जो अनाज थे उन्हें जानबूझकर जलाए गए थे। और क्यों जलाए गए थे, वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि मतलब जानबूझकर जलाए गए होंगे। हो सकता है कि अलग भिन्न उन्हें फसल मिल गई हो, या फिर वो खराब हो गए हों इसलिए जला दिए हो। तो इसी से पता लगता है वैज्ञानिकों को कि यहाँ कौन से फसल उगाई जाती होगी। मानक वैज्ञानिक जो है वो विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। अब कह रहे हैं स्थायी जीवन की ओर। अब लोग जो थे जब उन्होंने कृषि करना सीख लिया, जब पशुपालन करना सीख लिया, तो एक स्थायी जीवन के तौर पर भी वह रहने लगे, मतलब एक ही जगह पर। फिर वो इधर से उधर खाने के लिए भटकते नहीं थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों, घरों के निशान तक मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम मैंने आपको बताया वर्तमान में जम्मू कश्मीर में, वहाँ ठंड बहुत पड़ती होगी तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या बोलते हैं, गृहवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, नीचे की तरफ जाते होंगे तो सीढ़ियों से ही जाते होंगे, और क्या, और वो उन्हें ठंड के मौसम में इससे सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ आग जली हुई उन्हें मिली है। आग जली हुई मतलब आग जलने के प्रमाण मिले हैं, वहाँ आग जलती हुई नहीं दिखी होगी, मतलब वहाँ राख के कुछ अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। हाँ, सर्दी में अंदर पकाते होंगे, गर्मी में बाहर पकाते होंगे। और क्या, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अच्छा, नवपाषाण काल में वो पॉलिश करना भी सीख गई। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज एवं वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाता था, वो आज भी किया जाता है। ओखली और मूसल का तो आज हजारों साल बाद भी, हाँ, ये वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी कही। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग, प्रस्तर मीन्स पत्थर, युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। हड्डियाँ मजबूत, जो जानवर थे उनकी हड्डियाँ वो मजबूत दिखती थी तो वो उनसे औजार बना लेते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थल में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये देखिए, इन पर वह अलंकरण करते थे। अलंकरण मीन्स इनसे सजाते थे, अलग अलग रंगों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे इन पे। और चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। किस समय की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं नवपाषाण काल की। ठीक है, अब बाकी इसमें कुछ नहीं है। और कह रहे हैं कि बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते होंगे। हाँ, अब देखते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ मैंने आपको ऊपर बताया था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जगह है, वहाँ वहीं पर ईरान है। और वहीं बोलन दर्रे ज़रूर लिख लेना। बोलन दर्रे क्वेश्चन आता है कि जो मेहरगढ़ है वह कहाँ पर है, तो बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो है संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने
इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना स्टार्ट कर और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये संभवतः बता रहे हैं ना, मतलब पक्का नहीं पता है कि ऐसा वहाँ पर था। जो वैज्ञानिक है उन्हें प्रमाण मिले वहाँ पर, तो उन्हें गेहूँ और जौ के प्रमाण मिले होंगे। भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली होंगी, तो उसी से वो, और कहीं मिले नहीं होंगे। और हो सकता है कि बाद में नीचे जो आपके दक्षिण में पूर्व में बाद में हुआ हो, क्या कहते हैं ग्रोथ, जो कहते हैं डेवलपमेंट, वो बाद में हुआ हो, पहले उधर हो गया हो सकता है। संभवतः ये बात कर रही हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे हिरण, सूअर, जंगली जानवर, भेड़ बकरियाँ। मेहरगढ़ में घर कैसे बनते थे? चौकोर और आयताकार। देखो ये रहा घर, ठीक है। और जिनमें कुछ कमरे वे भंडारण के लिए भी प्रयोग करते थे, मतलब गेहूँ। आज भी करते हैं गाँवों में, तो एक कमरा अलग से छोड़ देंगे जिसमें गेहूँ भर देते हैं वो। और जो मतलब जो भी अनाज है, गेहूँ ही नहीं, सिर्फ और भी चीज़ें जो हम करते हैं, जैसे बाजरा है, आपका चावल है, वह। तो आगे कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हुए लोगों की जताते हैं, और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं जहां पर मृतक के साथ बकरी तक दफनाई गई है। संभवतः परलोक में मृतक के खाने के लिए रखी गई हो। हाँ, उन्हें अपने पूर्वजों की चिंता होगी कि परलोक में जाएंगे तो वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने देखिए बकरियां कर दी हैं। ये मेहरगढ़ में मिली है। क्वेश्चन आता है कि मेहरगढ़ में मृतकों के साथ क्या दफनाया जाता था और क्या क्या रखा जाता था, और या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और फिर जगह का नाम पूछेंगे। तो आप चलिए, हाँ, ये आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, और इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। कल हम इसका तीसरा चैप्टर देखेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर हो सके क्या आप लाइक कर ही दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं अब इस चैप्टर को ख़त्म कर रही हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।